नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी में जो 5 सितंबर को सवाल पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में मैथ्स के, उसकी एक एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप देख कर जाएंगे, जितनी भी मैंने अभी ये सीरीज़ में करा रखी हैं, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रही हैं। हम क्या करते हैं, हम एक सवाल को करने के साथ साथ उसके आसपास की सारी चीज़ें तैयार करते हुए चलते हैं, ताकि अगर एग्जाम में सवाल से हटके भी कुछ आए तो आप उसको करके आ पाएँ। चलिए देखते हैं क्या आपका पूछा गया है आज। पहला सवाल आपका पूछा गया है सर, एक क्वेश्चन आपका ये था कि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर आपको 24 दे रखा है, तो x की वैल्यू इसमें मुझे बतानी है। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सब 4 की पावर x ही रहने देंगे, मुझे पता है जो घाते में होती हैं उसमें मेरी पावर्स जुड़ जाती हैं। अब ये 4 की पावर x माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में जब घाते जुड़ेंगी तो प्लस माइनस 1 होके x माइनस 1 ही आ जाने वाला है, यही ठीक हो गई बात। तो इसे मैं तोड़ लूँगा, कैसे, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। अब इस माइनस 1 का मतलब क्या होता है, जब 4 की पावर माइनस 1 दे रखी है तो ये माइनस 1 का मतलब ये है कि पावर 1 के बटे में जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा क्या, डायरेक्ट 4 की पावर 1/4, ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ, बराबर आ गया 24। ठीक हो गई बात। 4 की पावर x ऊपर से कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 1 माइनस, जब मैं देखो ये 4x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1/4 इज इक्वल टू 24। यहाँ से जब इसको सॉल्व करूँगा, 4 की पावर x मेरी यहीं पे रहेगी, गुणा 4 में से जब 1 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3/4 बराबर क्या आ जाएगा, 24। अब आप समझने की कोशिश करो, यहाँ 3 से मैंने इसको 8 बार काट दिया, 4 इधर भाग में इधर जाकर गुणा में पहुंच गया, तो 4 की पावर x की वैल्यू हो गई 32। ठीक होगी बात। अब इसको समझो आप, 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर x को मैं 2 की पावर 2x भी लिख सकता हूं, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, x इसके गुणा में हो जाएगा तो 2 की पावर 2x हो गया। क्योंकि मुझे पता है जो 32 होता है वो मेरी 2 की पावर 5 होती है। अब मैं दोनों की घातों का जब तुलना करूंगा तो 2x की वैल्यू मेरी 5 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से 2.5 आ पा रही होगी। आंसर। आई थिंक सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें जोड़ तोड़ कर इन सवालों को कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अच्छे से और समझाने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 5/8, ये एक आपको भिन्न दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है, ये अंश है, अंश में 20% ऐड कराया जा रहा है। डिजिट्स वेरी कर सकती हैं, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, सवाल का पैटर्न यही है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को सवाल डिजिट्स एक्चुअली में याद रहती नहीं है। अच्छा, 5/8 था, 20% बढ़ रही है और इसमें माइनस के 5.5% हो रही है। हमने जितने भी मैं सवाल कराऊंगा ना, इसके ऐसे ही सवाल सिर्फ डिजिट चेंज करते हुए पिछली सीरीज में पढ़ रखे हैं। अगर आप वो देख के गए होते तो आपके बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं हो रहे होते। अब देखते हैं, देखो ये 5 है, 5 में मुझे 20% की बढ़ोतरी करनी है। 20% की पहले मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, 20% की जब मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 20 बटे क्या आ जाएगा, प्रतिशत का लगा लूंगा नीचे 100, फ्रैक्शन आ गई 1/5। मतलब ये है कि मेरी इनिशियल वैल्यू 5 है, उसमें अब मैंने 1 बढ़ा दिया तो वैल्यू मेरी क्या हो गई, 6। और 5 का मान मुझे 5 ही दे रखा है, तो जब इसमें 20% बढ़ा दूंगा तो अब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसमें हो रहा है माइनस के 12.5%। सबसे पहले क्या है, 12.5% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, फ्रैक्शन बनती है 12.5 की 1/8, क्योंकि प्रतिशत का नीचे 100 लगा दूंगा, काट लूंगा उसको। ठीक हो गई बात। तो 8 मेरी संख्या है इनिशियल, उसमें जब मैं 1 घटा दूंगा तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 7। अब 8 का मान मुझे दे भी 8 ही रखा है, तो पहली संख्या 8, अब 1 की कमी होने के बाद, मतलब कि 12.5% की कमी होने के बाद संख्या क्या हो गई, 7। तो ये 6/7 मेरा क्या आ गया, आंसर। मेरी नई भिन्न ये हो गई होगी। ऐसा ही सवाल सेम टू सेम मैंने अभी पिछली वीडियो में भी कराया था, अगर आप उसको देख कर गए होते तो गलत नहीं कर पा रहे होते। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल हमको दे रखा है, रेट दे रखी है 10%, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 4800, ईयर दे रखे हैं 2, और पर एनम मेरी रेट है। मुझसे पूछा है सीआई, तो अब मैं कैसे करूंगा इसको, सीआई निकालने के लिए मुझे रेट पे वर्क करना है। रेट 10% की फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1/10, प्रतिशत का 100 लगा दूंगा। मतलब मेरा जो मूलधन था वो 10 था, पहले साल वो 1 बढ़कर कितना हो गया, 11। अगले साल भी मेरा मूलधन 10 था, 10 से बढ़ के क्या हो गया, 11। ये दोनों सालों का सिनेरियो हो गया। अब मैंने देखा कि अल्टीमेटली मेरा कितना मूलधन मिश्रधन बन गया, तो भाई इसका जब मैंने इससे गुणा करी हो गया 100, ये हो गया 121। इसका मतलब ये है कि 21 रुपये मुझे ब्याज मिला, 100 रुपये मेरा मूलधन था और 121 रुपये मेरा क्या था, मिश्रधन। ठीक होगी बात। तो ये हमारा मूलधन है, किताब के हिसाब से मूलधन में दे रखा है 4800, तो मतलब ये जो 4800 है ये वैल्यू कितने की है, 100 की। अगर मुझसे यहाँ मिश्रधन पूछा होता तो मैं 121 का मान बता रहा था। मुझसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज है मेरा 21, इसकी मैंने आपस में गुणा कर देनी है। गुणा करने का मैं आपको स्पेसिफिक तरीका बताता हूँ। पहले इसकी गुणा 20 से करनी है, क्योंकि इस 21 को मैं 20 + 1 लिखूंगा।
पहले 48 से 20 को गुणा करूंगा आएगा 960, ठीक हो गई बात। फिर मैं 48 को गुणा करूंगा 1 से तो हो जाएगा 48, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8001। ये हमारा क्या आ रहा होगा, ब्याज CI। ठीक, आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसा सवाल भी हमने पीछे अभी किया था। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका समलंब से आया है और समलंब से 2 सवाल आए हैं। समलंब से 2 सवाल आए हैं। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं समलंब की, ताकि कोई भी सवाल आगे से आए तो आप भूल ना पाए बिल्कुल भी। ये होता है समलंब सर, ठीक है। ये होती है इसकी हाइट और ये होते हैं इसके विकर्ण। अगर हाइट मैंने h लेट कर ली और ये विकर्ण है, ये मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया और इसको d मान लिया, तो इसमें याद रखना AB हमेशा पैरेलल होगा किसके, CD के। ठीक, अच्छा अगर मुझसे इसका एरिया पूछे समलंब का तो वो कैसे निकलेगा, 1/2 गुणा हाइट, जो कि ये है हाइट, और दोनों भुजाओं का, दोनों समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD, ये होगा इसका एरिया। एक तो आपसे एरिया पूछा गया है, एक पूछा गया है कि ये एक पॉइंट E दे दिया, ये एक पॉइंट F दे दिया, इसकी दूरी पूछी गई है। ठीक, तो इसकी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, EF बराबर क्या होगा, अगर ये मेरी भुजा मैंने A मान ली, ये मेरी भुजा मैंने B मान ली, तो EF की वैल्यू होगी A माइनस B बटे 2। ये हमेशा याद रखना, ये इस पे भी सवाल पूछा गया है। ठीक, अच्छा एक और प्रॉपर्टीज में पूछी जा सकती है विकर्णों के ऊपर, क्या होगा, जैसे AC का जो स्क्वायर होगा, एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये वाली जो भुजाएं होती हैं साइडों वाली, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB गुणा CD। ये एक प्रॉपर्टी है, इस पे भी आने वाले चल के आप सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। समलंब के बारे में जो भी बातें थी हमने वो जान ली। अब हम क्या करते हैं, जो सवाल आए हुए हैं उन्हें देखते हैं, क्या सवाल आपके आए हुए हैं, यहीं पे करवा दे रहा हूँ मैं। एक सवाल आपको क्या कह रखा है कि ये वाली जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 16। मैं इसी सवाल में दोनों चीज़ें आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है 16, ये दे रखी है 10, हाइट आपको दे रखी है 4। आपसे पूछा गया है कि एक तो इसका एरिया बताओ, तो एरिया का तो फॉर्मूला ये है, इसी में मान रख देना, 1/2 गुणा हाइट 4 और दोनों भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 26। तो मेरा जो आंसर आ रहा होगा, एरिया आ रहा होगा 52। अगर ये सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, एक भुजा, इसी में एक सवाल अलग से पूछा गया था, उसकी डिजिट्स अलग थी, लेकिन पूछा क्या गया था, EF, ये वाली भुजा पूछी गई थी, विकर्णों के इन बिंदुओं का मान पूछा गया था, इस वाली रेखा का। ठीक, तो उसे मुझे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं का जो समांतर भुजाएं हैं उनका अंतर बटे 2, ये है ना, तो बस इनका मैं दोनों का अंतर करूंगा, क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने समलंब के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। एक काम और करेंगे अब हम, जैसे जैसे ग्रुप डी में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम एक एक टॉपिक उठा के अब से, मैं जैसे समलंब चतुर्भुज का सवाल आ गया तो मैं सारी प्रॉपर्टीज समलंब चतुर्भुज की एक वीडियो बना के अच्छे से समझा के वो डाल दूंगा। आने वाले समय में एडवांस के लिए हम यही चीज़ करेंगे। फिर जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक बार फिर से एडवांस को इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है ये, ठीक है सर, जिसमें ये A है, ये B है, ये C है, ये T दे रखा है आपको, और ये CT जो है ना लंब दे रखा है आपको AB पर। ठीक होगी बात। ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है। हमसे ये वाला एंगल पूछा है क्या है। अच्छा, इस एंगल को हम कैसे बताएंगे, देखिए मेरी बात सुनिए आप। ये एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे, ठीक होगी बात सर। इस त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये 20 डिग्री का एंगल है, तो अब मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मतलब 90 प्लस 20 बराबर x, इसको मैंने x लेट कर लिया, बराबर कितना हो जाएगा, 180। तीनों कोणों का योग 180। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, देखो ये कितना हो जाएगा, 110 उधर जाके भागो, घट के क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 70। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 70। अब मैंने एक काम और किया है, मैंने हमेशा एक, जैसे मेरे पास त्रिभुज है, ये x है और ये y है, और ये होता है इसका बहिष्कोण, तो इसका मान क्या होता है, x प्लस वाई। ये थ्योरम में इन दोनों सामने वाले कोणों को जोड़ देते हैं। इसमें मुझे वही प्रॉपर्टी लगानी है। देखो, एक ये वाला एंगल निकालो पहले, क्योंकि ये पूरा 180 होगा, मुझे पता है, मैं इसका मान निकाल दूंगा। ये x है, ये 50 है, तो मेरा बहिष्कोण से ये वाला मान कितना हो जाएगा सर आपका, x प्लस 50, जबकि x की वैल्यू मेरी 70 निकल गई, तो 70 प्लस 50 बराबर कितना आ गया, 120। अब आप समझो, आपके पास अब ये सवाल बचा है, ये आपको दे दिया कितना, 120। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो इस टोटल का मान कितना होता है सर, 180। ठीक होगी बात। तो जब ये 120 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60।
ठीक है सर, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी सा सवाल था, बस आपको ध्यान देना है। अगला सवाल आपसे घनाभ का आयतन पूछा गया है, उसकी डिजिट्स तो नहीं मिल पाई, लेकिन हम घनाभ के बारे में सारी बातें जानते हुए चलेंगे। ठीक है सर, एक घनाभ है, घनाभ के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, तो घनाभ के बारे में आपको याद रखना है। घनाभ का जो आयतन, घनाभ के आयतन पे आया था सवाल, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी हैं तो घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L गुणा B गुणा H। ठीक है, घनाभ, घनाभ में अगर आपसे ये होता है घनाभ, अगर इसमें विकर्ण पूछ ले आपसे तो विकर्ण क्या होता है घनाभ का, अगर आपसे विकर्ण पूछ ले या इस तरीके से पूछ ले कि एक कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ हम कितनी लंबाई की रख सकते हैं, तो वो विकर्ण ही होता है। तो विकर्ण की जो लंबाई निकलती है वो निकलती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। अच्छा, TS से टोटल सरफेस एरिया, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले घनाभ का तो आ जाता है प्राइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इस पर सवाल आया हुआ है। डिजिट्स हमारे पास नहीं है, डिजिट्स आप देख लेना, अगर सवाल आए तो इसको छोड़ के मत आना। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल सिलेंडर से पूछा गया है। सिलेंडर से क्या पूछा गया सर, हाइट आपको दे रखी है साहब 7 बेलन की, त्रिज्या 21 दे रखी है, TS से हमसे सिलेंडर का पूछा है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर फॉलो करते होंगे तो बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं करके आते, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूला पढ़ रखे हैं सिलेंडर के। एक बार और बेलन के हम सारे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जो आयतन होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब वही TS से मुझसे पूछा है, मुझे इस वाले फॉर्मूले में मान रख देने हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान मेरे पास दे रखा है मुझे 21, और 21 प्लस 7, क्योंकि देखो आर प्लस एच हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 28। 7 से 3 बार ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 दूनी 6, 132 गुणा 28 आ जाएगा। अब इसको गुणा करने का हमें तरीका देखना है, कैसे। पहले मैं इसे 30 से गुणा करके देखूंगा, 30 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 1 3, ये आ गया। 3 से गुणा करके इस 28 को मैंने 30 - 2 लिख लेना है अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब मैंने 30 से तो इसे गुणा कर दिया एक बार, अब 2 से गुणा करके घटा दूंगा, इसे 2 से गुणा करूंगा 264 आएगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 3696, यही मेरा क्या होगा आंसर। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया मेंसुरेशन के 70% सवाल हम बिना पेन उठाए करेंगे आने वाले समय में, जब हम चैप्टर वाइज मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे। किस चीज़ से, डिजिटल सम से और डिविजिबिलिटी रूल से। ये सवाल भी हम ऑप्शन से देख के करते, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। अच्छा सर, अगला सवाल देखते हैं। अब बेलन के आपने सारे फॉर्मूले याद कर लेने, जब जिस भी फॉर्मूले का सवाल आए आप उसको करके आ जाना। ठीक है सर। एक गोले का सवाल ये पूछा गया है। गोले की त्रिज्या आपको 14 दे रखी है, और गोले की है ना, और आपसे क्या पूछा गया है सर, आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, उसका मान होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन आने वाले समय में गोले का पूछा जा सकता है। मैं हर बार जब भी ये सवाल आते हैं मैं सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कराता हुआ जाता हूँ। आयतन अगर पूछा जाए गोले का तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अगर अर्धगोले का पूछ ले, अर्धगोले का याद रखना आयतन क्या होता है हमेशा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा 88 गुणा 4 दूनी 8 दूनी 16, 88 को भी हम एक बार 2 बार गुणा कर लेंगे, 176 गुणा 14। अब इसको गुणा करने का तरीका देखो, सबसे पहले तो मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने 14 को लिख लेना है 10 + 4। कैलकुलेशंस ईजी करने के तरीके होते हैं ये। ठीक है, अब मैं 4 से इसको गुणा करूंगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 4 × 4 3 7, 4 6 2464 इस सवाल का क्या आ रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, ये अब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। गोले का भी अब सवाल आप गलत करके नहीं आ रहे होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं क्या पूछा गया है। मैं सारे सवाल लिख के लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15 से किसी संख्या को भाग देने पर 9 शेष बचता है। ठीक है, और उसी संख्या को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। सर जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, तो जो आपको शेषफल बच रहा हो उसे ही आप वो संख्या मान लेना। जब मैं 15 से 9 को भाग करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 9 ही शेष बचेगा। ठीक है सर, मैंने कहा कि मैंने 9 को ही 15 से भाग दिया है, तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 9 भाग जाएगी नहीं। ठीक है, अब इसी 9 को जब मैं 5 से भाग दूंगा, भाई मेरी वो संख्या क्या आ गई, ये मेरी संख्या आ गई, मैंने 9 वही संख्या मान ली, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब मैं इसी 5 से उसी संख्या, इसी 9 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो क्या मेरे पास शेष बच रहा होगा 4।
ठीक होगी बात। इसी तरीके से सवाल करना, जब भी आपसे पूछे कि इतने से भाग देने, उसी संख्या को भाग देने पर इतना शेष बच रहा है और फिर उसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हमेशा जो शेषफल हो उसी को आप वो संख्या मान लेना और फिर उससे भाग करके बता देना जो भी बता रहा हो। जैसे 9 शेष बच रहा था, मैंने 9 को वही संख्या मान लिया और फिर 5 से भाग करके 4 शेष बच रहा था, 4 आंसर बता दिया। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे जब पढ़ेंगे, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक तो 53 संख्या है, एक 207 संख्या है, इसे किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि शेषफल 1, इसे भाग करेंगे तो क्रमशः 1 आए और इसे भाग करेंगे तो 3 आए। तो इन सवालों को हमेशा किससे करना है, ऑप्शन से। आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आपको ऑप्शंस उठाया होगा, उनमें से एक ऑप्शन 4 आपका जरूर होगा। जब मैं 4 से इस संख्या को भाग दे रहा हूँगा तो क्या आ रहा होगा, 1 शेष। जब मैं 4 से इस संख्या को भाग दे रहा हूँगा तो मेरा 3 शेष आ रहा होगा, यही मेरा 4 क्या होगा, आंसर। ठीक हो गई बात। तो ये सवाल हमें ऑप्शन से उठाने हैं और उसमें ये भी पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, तो ऑप्शंस में बड़ी से बड़ी संख्या रख के हम देख लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल और आया है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 8120, HCF उनका दे रखा है 29, तो LCM पूछा है। ये सवाल मैंने सबसे पहली वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर सवाल आते हैं। क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला होता है और इसी पे सवाल पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे लेवल पर। अब क्या है, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 8120 गुणा ये तो दे ही रखा है और हमें HCF दे रखा है 29 और LCM हमें निकालना है। जब मैं इससे काटूंगा तो 2 बार पहले जाएगा 8 बार, फिर ये LCM मेरा आ जाएगा आपका 280। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे अपना। अगला सवाल क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं जिसका योग आपको 35 दे रखा है और LCM आपको दे रखा है 306, तो आपसे पूछा है कि संख्याएं क्या हैं वो। हमेशा याद रखना, कभी भी इसे हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम जब LCM से पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। एक बार और देख लेते हैं, ये जो A और ये जो B है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, एक चीज़ वो होगा HCF कॉमन। जैसे मैं आपसे एक बोलता हूँ कि 8 और 4 का HCF क्या होगा, तो आपने बताया सर 4 होगा। तो आप ये देखो, इस 8 में भी 4 है क्योंकि ये 4 गुणा 2 से बन रही है, इस 4 में भी 4 है क्योंकि ये 4 गुणा 1 से बन रही है। अगर मैं इस 4 को इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और यहाँ बचेगा 1। सेम इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही छुपा हुआ होगा। मैंने इसको मान लिया HX और इसको मान लिया HY। ठीक है सर, तो H अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा X प्लस Y, जिसका मान दे रखा है मुझे 35। LCM देखना है, LCM में मेरा क्या होता है, LCM में इसी तरीके से जब मैं इसका LCM लूंगा क्या आएगा, देखो आप खुद देखो। जब हम इसका LCM निकाल रहे होंगे 8 और 4 का, तो कैसे निकालते हैं LCM, पहले तो पावर ले लेंगे। ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है, मैं मैक्सिमम पावर उठाऊंगा। 2 की पावर 3 मेरा LCM, मतलब कि 8 मेरा क्या होगा LCM। इस LCM में क्या होगा, LCM होता है हमारा HXY, जिसमें एक बार तो हम लेते हैं क्या, जो हमारा HCF होता है, और XY ये जो बची हुई चीज़ें होती हैं, ये 2 और 3 जो था वो ये होता है। तो LCM होता है मेरा HXY। तो यहाँ HXY का जो मान दे रखा है वो 306 दे रखा है। ठीक है सर, अब मैं इसको इससे भाग कर दूंगा तो मेरा निकल के आएगा X प्लस Y बट्टे XY, क्योंकि H से H कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 35 बटे 306। अब इसमें से मैं देखूंगा कि मैं क्या एक संयोग बना के देखूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा होगा। मैंने ये देखा, इसके गुणनखंड कर करके मैं देखूंगा कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो जोड़ने पर 35 आ रही होगी और गुणा करने पर 306। तो मुझे 17 गुणा 18 दो ऐसी संख्याएं मिल गई जो गुणा करने पर ये दे रही थी और 17 प्लस 18 करने पर क्या दे रही थी, 35। तो मेरी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 17 और 18, ये मेरी दो क्या होंगी संख्या। ये HCF का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान रखना इस चीज़ को। वाइड करके हम LCM HCF में पढ़ेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, मुझे लगता है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये संख्याएं बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार संख्या कैसे निकाली जाएंगी। अच्छा, एक ट्रेन पर सवाल आया है। एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म जो कि 200 मीटर लंबा है, उसको जो पार करती है ट्रेन, एक ट्रेन है सर जो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है आपकी 40 सेकंड में और एक मैन को पार कर रही है आपको 20 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है कितनी है, ट्रेन की लेंथ बतानी है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, ठीक। और जब भी किसी मैन को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को। अब देखो, जब मैं यहाँ समय, ये क्या है मेरे पास दूरी और ये क्या है मेरे पास समय, तो मेरे पास क्या आ गई, चाल आ गई होगी। ये क्या है मेरे पास दूरी ट्रेन की और ये क्या है मेरे पास समय,
20 सेकंड, तो ये भी मेरे पास एक चाल ही होगी। मैंने दोनों चालों को क्या कर दिया बराबर। ट्रेन की चाल तो एक ही है, ट्रेन की चाल थोड़ी बदली है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तब भी उसकी चाल वही थी, जब ट्रेन मेन को पार कर रही थी तब भी उसकी चाल वही थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों चालों को क्या कर दिया बराबर। यहाँ से इतना सिंपल सा फॉर्मूला सवाल बन गया है, t + p = 2t। और अब यहाँ से क्या आ गया, जब मैं t इधर लेके जाऊँगा तो एक t बराबर क्या आ गया p। और प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे क्या दे रखी है साहब, 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई भी क्या आ जाएगी साहब, 200 मीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको अब हम मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं अपना। क्या कह रहा है सर, अगला सवाल आपसे कह रहा है ये सवाल एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल मैं आपको लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ, जो अप्रॉक्सीमेशन पे था, वही सवाल एक बार और आ गया है। आप देख लें 29.99 गुणा 12.02, इसका आपको सिंप्लीफाइड करके मान पूछा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 300, क्योंकि ये 0.85 है तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 145, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12। जब मैंने इसमें से घटाया है 155 और 12 × 36 360 = 515। इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, आपको बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल हमसे पूछा गया है एक पाई ग्राफ। हर पेपर में पाई ग्राफ पे सवाल जरूर आ रहा है। इस तरीके से एक कोई आपको पाई ग्राफ दे रखा है, हो सकता है थोड़ा सा मैं अलग बना दूं, विचित्र सा बना दूं, लेकिन आपको अच्छे से देख लेना। ये 10% है, ये उद्योग दे रखा है आपको। इस पे आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना। 36% व्यापार है, और ये बहुत ही ईजी सवाल होते हैं, आप देख लेना इनको। 18% ये आपको कृषि दे रखा है, ठीक है सर। 12% नौकरी दे रखा है, ठीक है सर। और 24% आपको परिवहन दे रखा है, ठीक है सर। पहला सवाल जो इसमें पूछा गया है वो कह रहा है कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने लोग कम हैं। अच्छा हाँ, कुल जनसंख्या भी दे रखी है इसमें। कुल जनसंख्या जो दे रखी है वो सर आपको दे रखी है 3640, ये आपको दे रखी है कुल जनसंख्या। तो पहला सवाल पूछा गया है कि कृषि से कितने प्रतिशत कम लोग नौकरी में है। तो बताना जरा कितने प्रतिशत कम लोग हैं, 6% कम लोग हैं, बस 6% का मान पूछा है। इस टोटल का जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल आएगा 100%। मतलब ये जो कुल जनसंख्या दे रखी है 360040 ये वैल्यू दे रखी है आपको 100% की। अब कृषि से नौकरी वाले कितने कम है 6%, तो मुझे 6% का मान बताना है। जब मैं इसकी गुणा करूंगा 00 से 00 काटूंगा, ये आ जाएगा 216। इतने लोग कृषि से नौकरी में कम है, ठीक है। एक सवाल तो ये पूछा गया था। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि कृषि में जो कार्यरत हैं लोग, उनका उद्योग में कार्यरत लोगों से अनुपात बताओ, ठीक है साहब। इनसे अनुपात बताना है। तो अब एक मेरी बात सुनो, क्या आप इसको सॉल्व करोगे? आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि अनुपात कट के वही आने वाला है। अगर मैं जैसे यहाँ कृषि की कैसे निकालूंगा कि भाई ये तो 100 की वैल्यू है और मैं कृषि का 18% की वैल्यू निकाल दूंगा, अनुपात, फिर मेरी यही वाली वैल्यू दे रखी है और मुझे किसका 100 का मान दे रखा है, मुझे उद्योग का मान पूछा, उद्योग का मान मेरा 10% है। जब मैं इस तरीके से करूंगा तो मैंने देखा ये और ये इसमें भी कॉमन था, ये कैंसल आउट हो जा रहा था। इसलिए मुझे कभी भी ये नहीं लेना, मैं अनुपात इस पर भी लगा सकता हूं। जो मेरी ये वाली वैल्यू दे रखी है प्रतिशत वाली, इस पर भी अनुपात लगा सकता हूं। तो सीधे मैं क्या लगाऊंगा कि भाई कृषि कितने प्रतिशत है 18%, तो 18। उद्योग मेरा कितने प्रतिशत है तो 10%, तो 10। तो इसको मैंने काटा तो 9:5 मेरा आंसर आ गया। ठीक सर। एक सवाल सेम इसी के ऊपर और पूछा गया है, तीसरा सवाल इसका वो पूछा गया है कि नौकरी का उद्योग से अनुपात बताना है। नौकरी अनुपात उद्योग, जो नौकरी में कार्यरत लोग हैं, जो उद्योग में कार्यरत लोग हैं, उनका अनुपात बताना है। तो नौकरी में कितने लोग कार्यरत हैं साहब 12%, अनुपात उद्योग में 10%। इसका भी आंसर क्या रहा होगा आपका 6:5। ठीक है सर। 3 सवाल बने हैं इससे। पाईग्राफ आ रहा है, बहुत ईजी चैप्टर है, आपको देख लेना है। इस तरीके से आप करके उसको सही आ रहे होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बचानी है हमें, कैलकुलेशन से बचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए हमें टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल और ये आज आया है, ये कल पूछा गया है, लेकिन ये x + 1/x की वैल्यू 7 दे रखी है, मुझसे √x + 1/√x की वैल्यू पूछी है। सही है सर। जब इस तरीके के सवाल आएंगे ना तो मैं √x + 1/√x की स्क्वायर खोलूंगा पहले। तो मुझे पता है कि ये √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x + 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x + ट्वाइस ऑफ √x गुणा 1/√x आएगा, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे खाली यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है सर। मुझे x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 7, प्लस ये बचा है यहाँ से 2 बराबर आ गया 9। मेरा जो मान है √x + 1/√x का मान क्या आ गया, मेरा स्क्वायर का मान 9 आ गया। जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, ये कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर से स्क्वायर हटाऊंगा तो बचेगा √x + 1/√x। इसका मान मेरा क्या आ जाएगा सर 3। इस सवाल का क्या आ रहा होगा
आंसर। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल पूछा गया है, इजी सवाल होता है जब भी रूट में हमें हटाना है रूट को, और उसका स्क्वायर कर देंगे हम सिंपल, फिर उधर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है सर, एक बहुत इजी सा सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले मुझे टोटल काम बना लेना है। ये चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क चल भी रहा है, आप देखना बहुत ट्रिक से हम बहुत अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आए तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, देख लो। ए बी सी, पहले मैं बनाऊंगा टोटल कार्य, टोटल कार्य बनाऊंगा तो मेरा 60 आ जाएगा एलसीएम। 10 से 6 बार, ये 5 बार और ये 4 बार घट गया। ठीक है सर, जब मुझे ए प्लस बी प्लस सी का समय निकालना है तो मुझे क्षमताएं भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की चाहिए, जो कि मेरी आ रही होंगी 15। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि क्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य। कार्य मुझे दे रखा है सर 60, और जब मुझे समय ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो क्षमताएं भी किसकी रखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी की। क्षमता 15, समय इसका निकल आएगा, समय निकल करके आ जाएगा सर आपका 4, 15 चौका 60। ठीक है सर, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इजी सा सवाल था। एक टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से हो गया ये वाला सवाल। अब पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल, उसमें ये कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो आप बताओ कि सीपी से एमपी जो कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। सही है सर, इससे पहली वीडियो में, इस जस्ट पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी इसके बारे में। हमने एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे थे क्या, कि सीपी बटे एमपी का जो हमारा रेशियो निकलता है, लास्ट वीडियो देखना आपको, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो निकलता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस लाभ। ये छोटी सी बात हमें याद रखनी थी वहाँ से। तो वो क्या होगा, देखो 100 माइनस डिस्काउंट किया मैंने, तो डिस्काउंट घटाया तो कितना आ गया 90 ऊपर। अच्छा, और जब मैंने प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या आ गया 120। इसका जो मैंने रेशियो निकाला वो निकला 3:4 सीपी बटे एमपी का। आप देखो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किससे 3 से, 1 ज़्यादा है सीपी क्रय मूल्य से गुणा 100, तो कितने प्रतिशत आ गया 33, सही है, 1/3%। ठीक है सर, इतना प्रतिशत मेरा मार्केट प्राइस क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपका पूछा गया है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, वो सेम सही सवाल है जैसा पिछले पेपर में पूछा गया था, सेम सवाल है। अगर आप उसको करके गए होते तो ये गलत नहीं होता। मिल्क और बटर का रेशियो आपको दे रखा है 4:3। ठीक है सर, अब क्या है कि ये जो मिश्रण है हमारा 17 लीटर का टोटल मिश्रण है, जिसमें मिल्क और बटर का अनुपात 4:3 दे रखा है। ये अनुपात 8:7 हो जाए तो बताओ कि हम इसमें कितना पानी मिलाया गया है, कितना पानी मिलाया गया है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी पानी मिलवा रहा हो तो हमें मिल्क को नहीं छेड़ना है। यहाँ मिल्क 4 था, यहाँ मिल्क 8 है, क्या ये बात सही है भाई? मिल्क तो मेरा समान होना चाहिए था, यहाँ भी 4 होना चाहिए था, यहाँ भी 4। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से गुणा करके दोनों तरफ इसको इसके बराबर बना लूँगा। तो मेरा मिल्क यहाँ भी 8 हो गया और मेरा मिल्क यहाँ भी 8 हो गया। अब मैंने मिल्क को नहीं छेड़ा। अब मैंने देखा कि मेरे पानी पे इस पर क्या फ़र्क पड़ा है। पानी मेरा कितना बढ़ा है साहब, 1 बढ़ा है। अनुपात में मेरा पानी 1 बढ़ा है। मुझे टोटल 8 और 6 मतलब जो टोटल मेरा मिश्रण है 70, अनुपात में वो कितना है 8 और 6 14, मतलब कि 14 का मान मुझे क्या दे रखा है 70, और मुझसे 1 अनुपात में 1 मेरा मिल्क बढ़ा है, मुझे 1 का मान पूछा है, तो बराबर क्या आ गया 5 लीटर सर। अगर आप 5 लीटर इसमें पानी डाल देंगे तो अनुपात 8:7 हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल देखो, 2 सवाल पूछे गए हैं, ये दोनों ट्रिपलेट पर आधारित हैं। एक समकोण त्रिभुज के से रिलेटेड सवाल हैं। ये है, ये ए है, ये बी है, आपको सी दे रखा है, ये दे रखा है x, ये x+1 और ये x+2। ये आज आया है सवाल। एक सवाल कल आया था, वो पूछा गया था x-4 x-2 और ये दे रखा था x। ये ट्रिपलेट के ऊपर सवाल है। अगर आपको ट्रिपलेट आती होंगी तो ये सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होते। ट्रिपलेट क्या होती हैं, जो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट, ये आपको कुछ याद रखनी है। 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप देखो, आप अगर मैं ये ऊपर वाली ट्रिपलेट उठाओ, अगर मैं x की जगह 3 रख दूं और x+1 ये 4 हो गया, x+2 कितना हो गया 5, तो मेरे पास 3 भुजाएं आ गई। और मुझे पता है समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार 4 गुणा ऊंचाई 3, ये होता है। तो मेरा आंसर आ रहा होता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये आता मुझे, मेरा इस वाले का
क्षेत्रफल उसका कैसे आता है, देखो आप ये वाली ट्रिपलेट रख के देखो, अगर मैं x की जगह 10 रख दूं तो 10 में से जब मैं 2 घटाऊंगा 8 आएगा, 10 में से जब मैं 4 घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा सर आपका 6। बन गया सिनारियो। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणा ऊंचाई कर देनी है 1/2, जो कि मेरा मान आ रहा होगा 6 चौक 24। ठीक है सर, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कहता है। ये लास्ट सवाल है आज का। सवाल में कह रहा है कि एक चतुर्भुज के जो कोण है उनका अनुपात ये दे रखा है, आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोण बताना है आपको क्या होगा। तो अब मुझे पता है कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, ठीक 360 होता है, और मुझे अनुपात में कितना योग दे रखा है आप देखो 5 3 8 4 12, मतलब मेरा 360 12 की वैल्यू। मुझसे सबसे बड़ा कोण पूछा और सबसे बड़ा कोण मेरा क्या है 5, तो इसका मान मुझसे पूछा है जिसका मान आ रहा होगा 150 डिग्री। ठीक है सर, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यही हमारे जो इम्पोर्टेंट कुछ एक सवाल बन सकते थे वो सभी ये हैं, और आई होप बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को करके जा रहे होंगे। हमने सवाल के साथ साथ ज़रूरी की चीज़ें भी साथ में लेके चले हैं कि अगर सवाल से हल्का सा भी भटक के सवाल आए तो उसको आप सही कर पाएँ। ठीक है, और वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए हमने चैप्टर वाइज एक कंप्लीट फ्री बैच भी शुरू कर रखा है जिसे हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप देख सकते हैं जाके। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डिजिटल सम वगैरह सारी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।